हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लोहे का निष्कर्षण, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो भी ये जो है 5 नंबर के लिए, ठीक है। और इसमें नहीं भी पूछेगा ना तो आपका ऑब्जेक्टिव में इसका जो मुख्य अयस्क होता है वो ज़रूर पूछता है, या कभी कभी ये दे देता है कि किन्हीं लोहे का किन्हीं 2 मुख्य अयस्क का नाम बताइए, या 3 ऐसे मैंने पूछेगा जो कि 2-3 नंबर में होगा। तो इसमें आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको इसमें से कम 2 नंबर तो आराम से रखा हुआ है, वरना 5 नंबर का तो पूछता ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है लोहे को हम 3 नाम से जानते हैं। पहला लोहा को तो लोहे के नाम से जानते ही हैं, उसके बाद आयरन के नाम से भी जानते हैं, और उसी को फेरस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं कन्फ्यूज नहीं होना है, कभी कभी लोहा के जगह आयरन दे देता है या कभी कभी फेरस दे देता है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, इसका जो संकेत होता है ना वो होता है Fe, और इसका परमाणु संख्या होता है वो होता है 26, ठीक है। ये याद रखिएगा, संकेत Fe और परमाणु संख्या 26। और इसका मुख्य अयस्क जो होता है ना, लोहे का जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पेराइट और सीडेराइट, ठीक है। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4, और आयरन पेराइट का होता है Fe2। उसके बाद सीडेराइट का होता है FeCO3, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया इसका मुख्य अयस्क। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना मुख्य अयस्क वो कभी कभी पूछ देता है कि निम्न में से, कभी कभी पहले ऐसे दे देगा कि निम्न में से लोहे का अयस्क कौन सा है, और इसमें से कोई एक दे देगा, उस पर चिन्ह मारना होता है, ठीक है, टिक आउट करना होता है, जिसको हम लोग अभी OMR शीट पे भर रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हेमेटाइट अयस्क है, और ऑप्शन में दे देगा लोहा का, तांबा का, पीतल का, ऐसे करके। तो हमें सही पे मारना होता है लोहा का, ठीक है, याद रहेगा तभी ना। तो उसके लिए क्या कीजिएगा आप, ये जो मुख्य अयस्क लिखे हैं ना उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और इसका सूत्र भी। उसके बाद देखिए, जो लोहे का निष्कर्षण है ना, लोहे का निष्कर्षण वो जनरली जो है हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है, ठीक है। देखिए, इसको जो है ना हम 2 प्रकार से प्राप्त करेंगे, एक वाते भर्ती में, एक नॉर्मल सा पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल वाला पढ़ रहते हैं, उसके बाद वाते भर्ती वाला पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, हेमेटाइट अयस्क में अगर नॉर्मल का बात करें तो हेमेटाइट अयस्क में जो है ना अशुद्धि के रूप में कीचड़ और रेत मिला रहता है, ठीक है। रेत यानी बालू। देखिए, इसमें हेमेटाइट में जो है कीचड़ के माने अशुद्धि के रूप में कीचड़, यानी बोल सकते हैं मिट्टी का कीचड़, मिट्टी और रेत, प्लस पे लिख देते हैं रेत, ठीक है। मिट्टी और रेत मिला रहता है अशुद्धि के रूप में। तो हमें तो इसको दूर करना होता है, तब हमें जाकर शुद्ध लोहा प्राप्त होगा। तो देखिए, इसको दूर करने के लिए 2 विधि होता है, एक होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि और एक होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। देखिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, एक चुंबकीय पुली होता है, नॉर्मल से यहाँ पे बना देते हैं, मान लीजिए एक चुंबकीय पुली हो गया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक पट्टा लगा रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसे एक पट्टा लगा रहता है। इसमें क्या होता है, यहाँ जो हेमेटाइट होता है ना इसको हम इस पे गिराते हैं, ठीक है, इस पुली पे बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके गिराते हैं। तो ये जो है, ये चक्का जो है ये है चुंबकीय है, ठीक है, चुंबकीय है। तो ये क्या करता है, चुंबकीय होने के कारण जब इस पे गिराते हैं तो जैसे ये किनारे पे आता है ना तो मिट्टी और जो रेत होता है वो यहाँ पर जैसे किनारे पे आएगा ये गिर जाता है इधर, ठीक है, एक जगह प्राप्त हो जाता है। और जो हेमेटाइट है जिसमें लोहा रहता है वो क्या होता है, इसे सटकर कुछ दूरी पे सटा रहेगा और कुछ दूरी पे आएगा, जैसे इसका संपर्क यहाँ से टूटेगा ना तब ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, एक जगह। इस प्रकार से कुछ हद तक शुद्ध लोहा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे अशुद्धि के रूप में मिला रहता है, लेकिन इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं नॉर्मल सा। उसके बाद देखिए, ये हो गया चुंबकीय पृथक्करण, क्योंकि देखिए यहाँ से जो है ये तो चुंबकीय पुली है, ये वाला जो चक्का है वो चुंबक वाला है। तो इसमें क्या होता है, जैसे संपर्क जो अचुंबकीय होता है वो तो चुंबक से आकर्षित होगा नहीं, चुंबकीय चुंबक से आकर्षित होगा। तो जो अचुंबकीय पदार्थ होता है जिसमें मिट्टी और रेत आता है, तो ये जैसे किनारे पे आएगा तो ये अलग गिर जाता है,
और चुंबक ये जो भी होगा, चुंबक यानी लोहा जो होगा जिसको बोलते हैं ना चुंबकीय पदार्थ, तो जो लोहा होगा इससे सट कर कुछ दूरी पे आएगा और जैसे ही ये अपना संपर्क जो है इस चुंबकीय पुली से, चुंबकीय चक्का से खत्म हो जाएगा, इसका संपर्क यहाँ से जैसे टूट जाएगा तब ये गिरना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अब तक क्या करेगा, यहाँ से तो सताए लाएगा और यहाँ से इसको छोड़ेगा। तो इस प्रकार से एक जगह यहाँ पे जो है लोहा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लोहा, और यहाँ पर जो है अशुद्धि रहता है। ठीक है, अशुद्धि अलग प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से प्राप्त जो भी चीज़ें होती है ना उसको चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें लोहा प्राप्त हो रहा है तो इसको चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। ठीक है, और एक बोले थे कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में उसमें क्या होता है कि पहले सबको, जैसे हेमेटाइट है ना, उसके बाद ये अशुद्धि है, तो इसको दोनों को मिलाकर में ही कर देते हैं पूरा। ठीक है, पूरा बुकनी कर देते हैं। मान कर चलते हैं कि यहाँ पे बुकनी कर दिए इतना। ठीक है, ये बुकनी होगा, एक जगह इकट्ठा कर दिए इसको, और इस पे हम पानी का फुहारा मार रहे हैं किसी से। ठीक है, ये पानी का फुहारा है इस पे, तो क्या होगा, जो भी मिट्टी होगी या रेत होगी वो बाहर निकलेगा ना, और लोहा भारी होने के कारण क्या होगा, वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, मेन तो बात ये होता है ना कि लिखेंगे कैसे। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम में अगर आ जाइए तो वो देगा कि हेमेटाइट से किस प्रकार से हम शुद्ध लोहा जो है प्राप्त कर सकते हैं, या हेमेटाइट से किस प्रकार निष्कर्षण कर सकते हैं लोहा का। तो हम नॉर्मल से ऐसे बोल सकते हैं कि हेमेटाइट में अशुद्धि के रूप में मिट्टी और रेत मिला रहता है, जिसको दूर करने के लिए एक चुंबकीय पुली पर बारी बारी से गिराते हैं, जिससे मिट्टी और रेत जो है अलग प्राप्त हो जाता है और लोहा जो है चुंबक से आकर्षित होकर, चुंबकीय पुली से आकर्षित होकर अलग प्राप्त हो जाता है। ये चुंबकीय में था। अगर गुरुत्वीय में बोलना होगा तो हम इसमें बोल सकते हैं कि हेमेटाइट अयस्क में अशुद्धि के रूप में मिट्टी और रेत मिला रहता है। ठीक है, मिट्टी का कीचड़ और रेत मिला रहता है, जिसको पीस कर मेही कर देते हैं या महीन कर देते हैं, एक चूर्ण के रूप में बना लेते हैं। उसके बाद उस पर पानी का फुहारा डालने पर जो अशुद्धि रहता है वो पानी के जरिए बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हमें शुद्ध अयस्क यानी शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये था नॉर्मल सा। उसके बाद हम पढ़ेंगे वात्य भत्ती में। वात्य भत्ती में जो ढालवा लोहा होता है, जिसको कांचा लोहा कहते हैं, वो कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। वो देखिए, ये जो फिगर है ना वात्य भत्ती का है। ठीक है, वात्य भत्ती में भी हम लोहा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम ढलवा लोहा या कांचा लोहा कहते हैं। ठीक है, उसका प्रोसेस देखिए, यहाँ पे जो तापमान दिख रहा है ना, इसको चाहेंगे तो हम इसमें जो प्राप्त करने की विधि है उसमें इसको बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं। ठीक है, आपका मन। अब देखिए उसको प्रोसेस क्या है। पहले यहाँ पे जो कोक है ना, इसको कार्बन को कोक भी बोलते हैं। ठीक है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोक को सी से भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए कोक की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कोक के साथ कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, या कार्बन ऑक्साइड बोल सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोक का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ से हेमेटाइट को, ठीक है, जो हेमेटाइट अयस्क था ना, उसको हेमेटाइट अयस्क को कार्बन या कोक के ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कोक के ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं या इसकी अभिक्रिया कराते हैं इससे, तो हमें Fe3O4 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, पुनः Fe3O4 की अभिक्रिया वही कोक ऑक्साइड, ठीक है, या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें फेरस ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जब यहाँ से फेरस ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है ना, तो हम और सारा में भी बताए थे कि जिसमें ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा उसमें कार्बन या कोयले के चूर्ण के साथ अभिक्रिया करा देते हैं या गर्म कर देते हैं तो प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो होगा एक चूना पत्थर होता है ना, वो इसमें डालते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारा लोहा प्राप्त हो रहा है वो ऑक्सीकृत ना हो और ऑक्सीकृत होकर उसमें जंग ना लगे। ठीक है, ऑक्सीकृत नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगा। ठीक है, ऑक्सीकृत यानी जंग से बचाने के लिए
ये चूना पत्थर डाला जाता है और इसको जब गर्म करते हैं ना तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें धातुमल प्राप्त होता है, ठीक है। ये जो है एक धातुमल है जो क्या करता है, वहाँ जो भी बेकार पदार्थ होता है ना वो उसको बोलते हैं धातुमल। जो भी मैंने इसमें एक नहीं होता है अशुद्ध पदार्थ जो मिट्टी के रूप में और रेत के रूप में था, उसी को पिघला कर ऊपर कर देता है ये, ठीक है, जो बातें होती है ना उसके ऊपर कर देता है। उसके बाद देखिए अब हम इसकी जो ये यहाँ पे फेरस ऑक्साइड था ना उसकी अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करा सकते हैं, ठीक है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें जो लोहा चाहिए वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये जो लोहा होता है कांचा लोहा या ढलवा लोहा होता है, ठीक है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नहीं कराना है तो नॉर्मल सा कार्बन के साथ कराएंगे ना तो भी हमें फेरस प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, लोहा प्राप्त हो जाएगा। ये था बात्य भट्टी वाला प्रोसेस, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए कोक की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हेमेटाइट की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें फेरस ऑक्साइड, इसको भी फेरस ऑक्साइड कहते हैं, जिसको मैग्नेटाइट के नाम से भी जानते हैं। इसका सूत्र याद होगा तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटाइट प्राप्त हो जाता है या बोल सकते हैं Fe3O4 प्राप्त हो जाता है। पुनः Fe3O4 की अभिक्रिया CO के साथ कराते हैं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें फेरस ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। उसके बाद बात्य भट्टी में चूना पत्थर डाला जाता है जिससे हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें धातुमल प्राप्त हो जाता है। तब फेरस ऑक्साइड की अभिक्रिया कोक ऑक्साइड, ठीक है, या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं तो शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है। या फेरस ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ या कोक के साथ कराते हैं तो हमें शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है। ये जो लोहा होता है कांचा लोहा या ढलवा लोहा होता है, ठीक है। इसको बस परिभाषा कुछ नहीं, बस इसी से अपना लिखते चलिएगा, ठीक है, इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। याद करने की कोई झंझट नहीं है इसमें, ठीक है। और जो भी बताए थे मुख्य अयस्क याद करने के लिए वो तो याद कर लीजिएगा। जो पहले इसके पहले जो बताए थे ना उसी को आप बार बार वीडियो में देख लीजिएगा। ये जो है 12th लेवल का है, ठीक है। अगर न आए कुछ समझ तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो इसके पहले वाला जो है वो आसान है वो, ठीक है, तो आप उसी को तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।